दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल न्यूज नशा में आपका स्वागत है। मैं हूं महेश गुप्ता। आज हम बात करेंगे उस साजिश की जो आपके वोट के खिलाफ रची जा रही है। जी हां, आपने सही सुना। अगर आप बिहार में रहते हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले आपकी पहचान, आपका वोट और आपका लोकतांत्रिक अधिकार सब कुछ खतरे में है। आपको यह पता है कि चुनाव आयोग ने मतदाताओं की पहचान के लिए एक नया स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू किया हुआ है। सुनने में तो यह सही लगता है, लेकिन इसकी सच्चाई कुछ अलग है। क्या यह सिर्फ वोटर वेरिफिकेशन है या फिर मतदाता सूची की एक सुनियोजित सफाई? क्या यह बिहार में एक वर्ग विशेष को वोट से बाहर रखने की तैयारी है? क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष है या अब यह भी पक्ष ले चुका है? आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं डॉक्टर सूरज मंडल जी, जो कि प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार सर। हाँ डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आज इस मुद्दे पर चर्चा करना चाह रहे हैं जो बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो चल रहा है, जैसे कि SIR भी कहते हैं। इसमें करीब 8 करोड़ जो वोटर्स हैं इनको एनुमरेशन फॉर्म दिए जाने हैं। इससे पहले तक जो फॉर्म 6 दिया जाता था जो चुनाव आयोग का है, उसके अंदर आधार कार्ड भी और राशन कार्ड भी और वोटर ID भी, ये दोनों जो हैं मतदाता के जो है पहचान पत्र के तौर पर या उसकी पहचान के तौर पर जो दस्तावेज होते हैं उसकी सूची में शामिल थे। अब इनको अलग कर दिया गया है। सबसे ज्यादा यही चीज है, वोटर कार्ड, राशन कार्ड और वोटर ID, यही जो है हर आदमी के पास अमूमन पाया जाता है। लेकिन उसके बाद जो अब इन्होंने 11 दस्तावेज जो जारी कर दी, उनकी सूची, जो कि मैं आपके सामने भी रखना चाहूंगा और हमारे दर्शकों के सामने भी रखना चाहूंगा, जिसमें रखा गया पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय की ओर से जारी शैक्षिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकारी प्रमाण पत्र। वन अधिकारी प्रमाण पत्र का एक झोल है, वो उससे खुल के चर्चा करेंगे। फिर है जाति प्रमाण पत्र, नागरिक रजिस्टर जो है, जो हम बोलते हैं राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC। फिर है भूमि या मकान का कोई अलॉटमेंट हुआ हो सरकार से या राज्य सरकार के से या कोई डिपार्टमेंट है, उसमें कोई आपका फैमिली का कोई रजिस्टर, जिसको हम बोलते हैं पारिवारिक रजिस्टर, उसमें कोई नाम हो, या किसी राज्य सरकार में या केंद्र सरकार में नियमित कर्मचारी हो या पेंशन भोगी हो। और सबसे लास्ट में रखा गया है कि बैंक, डाकघर, LIC से या किसी और विभाग से जो 1 जुलाई 1987 से पहले जारी किया गया प्रमाण पत्र। तो ये जो एक अजीबोगरीब दस्तावेज हो कि इतनी लंबी गहन सूची बना दी गई है और उस सूची से आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड हटा दिया गया। तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपको कितना उचित लगता है? जी, मैं इस प्रश्न का जवाब देने के पहले आपको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में या सिलसिलेवार ढंग से मैं बताना चाहूँगा कि किस तरह से संवैधानिक संस्था जो है एक चुनाव आयोग का, उसका दुरुपयोग हो रहा है। और ये कुछ बातों को आपके अपने हमारे दर्शकों को भी जानना जरूरी है। और नया नैरेटिव जो एक चलाया गया है कि सूत्रों के हवाले पता चला है कि बहुत सारे विदेशी नागरिक हैं और वगैरह वगैरह करके, अब ये सारी बातें आ रही हैं। अब इसमें आप जो दस्तावेजों की बात किए हैं वो तो बाद की बात। सबसे पहले ये समझा जाए कि बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं नवंबर में, उसके लिए क्या तैयारी की गई थी जो साल भर पहले से चुनाव आयोग को करना पड़ता है। तो चुनाव आयोग ने अपना जो वोटर लिस्ट है उसको अपडेट किया था और ठीक जनवरी में उसको प्रस्तुत किया था अनेक सभी पार्टियों को, इसमें किसी प्रकार की आपत्ति वगैरह के लिए, और वोटरों को भी अगर किसी का नाम छूट गया। और अचानक से अभी जो ठीक चुनाव से लगभग 3-4 महीने पहले ये एक नया टर्म लेके आए हैं। देखिए, रिवीजन हमेशा होता है और रिवीजन करना एक संवैधानिक अधिकार है चुनाव आयोग का। और ये जानना भी जरूरी है कि वोटरों की जो लिस्ट है उसमें क्या किसी प्रकार के ऐसे लोग तो नहीं हैं जो या तो दोबारा तिबारा या जो भारत के नागरिक नहीं हो। ये उनका अधिकार है, लेकिन ये अधिकार का प्रयोग किस तरह से किया जा रहा है यह बड़ी चिंता का विषय है। अभी अचानक से जून महीने में इन्होंने घोषणा की
कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करेंगे वो वोटर लिस्ट। अब स्पेशल रिवीजन तो होता है, इंटेंसिव वर्ड जो है ये बहुत अधिक प्रयोग में नहीं लाया जाता है, इसका ठीक कोई बात है। मतलब भी नहीं। और वो ये इसकी आप नीति बना इसके रहे हैं, कोई मर्डर केस की जांच जी, थोड़ी ना हो रही है, किसी को आतंकवादी को पकड़ने के लिए कोई गहन जांच थोड़ी ना हो रही है ये। अब ये समझा जाए कि इसके पहले क्या हुआ था। 3 राज्यों में चुनाव हुए थे, हरियाणा में हुए थे, महाराष्ट्र में और दिल्ली में। कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार मांग की जा रही थी, और जो कुछ एक एडीआर जैसी संस्थाएं जो है, जो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स जो लगातार चुनावी प्रक्रिया पर नजर रखती है, और उन्होंने कई सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में फाइल भी किए हुए हैं, ईवीएम पर भी किया हुआ है, उन लोगों ने बताया, और कुछ जो फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं या जो पैनी नज़र रखते हैं, उन्होंने देखा कि 30-40 लाख से अधिक ऐसे वोटर्स हैं जो हूबहू अपने सारे दस्तावेज समेत हरियाणा के भी चुनाव रजिस्टर में है या वोटर लिस्ट में है, महाराष्ट्र में भी और दिल्ली में भी। अब इसके लिए आधिकारिक सूची की मांग की गई कांग्रेस पार्टी द्वारा, जिससे वो इस बात को संवैधानिक तौर पर कोर्ट के सामने रखें, लेकिन चुनाव आयोग ने ये दस्तावेज देने से मना कर दिया। तो अंततः कांग्रेस पार्टी को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आप इन दस्तावेजों को 2-3 महीने के अंदर मुहैया कराएं कांग्रेस पार्टी। लेकिन प्रश्न उठता है कि तब ये चिंता का विषय है, और अभी नया नैरेटिव जो गढ़ रहे हैं सूत्रों के हवाले। ये सूत्र कौन है? संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, जिनको इतने गंभीर विषय पर लगातार लोगों के संपर्क में, जो भारत के नागरिक हैं, जो वोटर्स हैं और बिहार के वोटर्स हैं, उनके संपर्क में रहना चाहिए था। उनको एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी बातों को रखना चाहिए था, लेकिन वो पीआईबी के प्रेस नोट्स द्वारा लोगों तक पहुंच रही है, जिसमें रोज कुछ न कुछ तब्दीलियां होती है। इस बीच में बिहार के चुनाव आयोग ने कहा कि हम कुछ और दस्तावेजों को मंजूरी देंगे, जिसका तत्काल जो केंद्रीय चुनाव आयोग है उन्होंने इसका खंडन किया और कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। और इसी दरमियान केस सुप्रीम कोर्ट में आ गया। मुझे चिंता का यह भी विषय है कि इतना गंभीर चीज सुप्रीम कोर्ट के आने के पश्चात भी सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत इस प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई। रोक लगाने की मांग इसलिए थी कि प्रक्रिया से कोई लोगों की आपत्ति नहीं थी, पार्टियों की आपत्ति नहीं थी, लेकिन उसका समय जो चयनित किया गया है और 8 करोड़ वोटर्स के वोट को दोबारा से, यानी आप या तो उसको संशोधित करते हैं, जितने लोगों की मृत्यु हो गई, जितने लोग नए जन्म लिए थे और अब वोटिंग राइट्स के अधिकार उनको मिल गया है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे वोटर्स जो पलायन कर गए हैं, जो इस राज्य में नहीं है, संभवतः दूसरे राज्यों के वोटर्स बन गए हैं। अन्यथा ऐसे लोग जो दूसरे राज्यों से या राष्ट्र से, कहने को बांग्लादेश से भारत में आए, लेकिन अब इसमें शामिल कर दिया गया है म्यांमार और नेपाल को। देखिए, ये बात जानना जरूरी है कि उत्तरी बिहार में जो बॉर्डर नेपाल के साथ लगता है, जिसमें मेरा भी गृह क्षेत्र है, हम लोगों के सारे पारिवारिक संबंध और रिश्ते नेपाल में हैं। और आपको ये मालूम होगा कि किस तरह से नेपाल के जो पहले चुने गए राष्ट्रपति थे, जब उन्होंने रिपब्लिक की ओर रुख किया, अपने जो राजतंत्र को छोड़ के गणतंत्र की ओर रुख किया, तो वहाँ जो राष्ट्रपति बने थे वो कोई यादव थे, यानी कि वो तराई क्षेत्र के थे। तराई क्षेत्र बिल्कुल बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों से मिलता जुलता है, और यहाँ पर बहुत आसान है किसी को कह देना, क्योंकि बहुत सारे बिहार के जो परिवार हैं, हर एक, और खास तौर से पिछड़ी जाति है, उनके बेटियों के रिश्ता, या नेपाल में जो उनके वहाँ की जो बेटियां हैं वो ब्याह करके बिहार आती हैं या उत्तर प्रदेश में, तो इन पर भी प्रश्न चिन्ह लग चुका है।
इनको एक तरह से, जहां पर एक एनआरसी का जो एक कानून पास किया था केंद्र सरकार कि हम हिंदुओं को जो भी एक 2004 से पहले भारत में आ चुके हैं उनको नागरिकता देंगे, अब उन पर भी प्रश्न चिन्ह लगाकर ये नए नए खेल रच रही है। अब इसमें सबसे गंभीर बात क्या है देखने की है कि इसमें जो तमाम राजनीतिक दल हैं उनसे किसी प्रकार का कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया, खासतौर से विपक्षी से। और जब भी कोई भी व्यक्ति, चाहे वो न्यूट्रल हो या किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित हो, वो चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह लगाता है तो उस पूरे बहस में भारतीय जनता पार्टी ऐसे कूद जाती है जैसे कि आरोप उन्हीं पर लग रहा है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत के संविधान के साथ इस तरह से खिलवाड़ हो रहा है। और आपने जो आखिरी में मैं बता दूं, जो आपने कहा कि इस प्रक्रिया में जो डॉक्यूमेंट्स आपको समझना होगा कि ये जो है संशोधित नहीं की जा रही है, यानी नए जो लोग हैं जिन पर आपत्ति है, या तो चुनाव आयोग को आपत्ति है या किसी इंडिविजुअल को आपत्ति है, उनसे दस्तावेज नहीं मांगे जा रहे। सभी लोगों को फॉर्म भरना है और वो फॉर्म जो है वो भर के अगर नहीं देंगे, चाहे उसमें जो दस्तावेज मांगे गए हैं उस दस्तावेज से वो चुनाव आयोग पूरी तरह से उनको एक सेटिस्फैक्शन नहीं होगा तो उनका वोट नहीं दिया जाएगा। संभवतः वो भारत के नागरिक भी नहीं कहलाएंगे, क्योंकि ये नागरिकता की जांच कर रहे हैं जो इनके अपने दायरे में नहीं आता है। और ये देखिए, बड़ी दिलचस्प बात है कि कुछ निजी जो यूट्यूबर्स हैं और बड़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं जो लोग इस पे लिख रहे हैं, और हमारे एक पहले न्यूज़ 24 में संभवतः थे अजीत अंजुम जी, वो घूम रहे हैं और उन्होंने बड़े अच्छे रिपोर्ट्स फाइल किए। तो बिल्कुल। आज जो है उन पर एफआईआर कर दिया गया। एफआईआर क्यों किया गया? क्योंकि वो चले गए थे किसी चुनाव जहां बीएलओज बैठते हैं और वहां उन्होंने उन दस्तावेजों को दिखा दिया जनता को कि जिसपे सिर्फ नाम लिखा है या किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट नहीं अटैच्ड है। और चूंकि वो संभवतः भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के वोटर्स होंगे तो उनके नाम अंकित किए जा रहे हैं। तो और एक और वीडियो सामने आई है जो पटना के समीप जो एक गंगा के साथ साथ रोड बनी हुई है, उसके फ्लाईओवर पर एक बैटरी रिक्शा जो है, जो पूरे के पूरे फॉर्म्स, भरे हुए फॉर्म्स ले जा रहा था और वो पलट गया और सारे जो वो फॉर्म्स से बिखर गए सड़क पर, और वो रुका नहीं उनको उठाने के लिए, वो भागा वहां से, ऐसे भागा जैसे कि उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। तो ये बात भारत की जनता को और आगे जो आने वाले राज्य हैं, खासतौर से बंगाल में जो चुनाव होना है या और भी जगहों पर तमिलनाडु में चुनाव होना है, उनको सचेत होने की ज़रूरत है। सब जगह बांग्लादेश से सटा हुआ बंगाल है और श्रीलंका से सटा हुआ तमिलनाडु है। कुछ भी ये कर सकते हैं, किसी के वोटिंग अधिकार छीन सकते हैं, किसी के नागरिकता पर प्रश्न उठा सकते हैं, और अगर आप पूछिएगा तो कोई जवाब नहीं आएगा और नए नए नैरेटिव्स चला दिए जाएंगे। हेडलाइंस बन गया तमाम गोदी मीडिया का, सूत्रों के हवाले। अब कोई भी समाचार चलता रहता है, कोई तथ्य नहीं आएगा, बाइट नहीं आएगी, कोई दस्तावेज नहीं दिखाएंगे, कोई सर्कुलर नहीं दिखाएंगे, सूत्रों के मुताबिक। हालात तो ये हो गए हैं कि मैक्सिमम चैनल को दर्शक देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम इस पे जो भी न्यूज देख रहे हैं वो एक तरफा जो है प्रचार के नजरिए से, भाजपा के प्रचार के नजरिए से दिखाई जा रही है। दर्शक जो है आजकल यूट्यूब पे डाइवर्ट हो गया है, ये सच्चाई है। सही बात। अच्छा, और दूसरी बात, आप पत्रकार हैं, नहीं मैं आखिरी एक लाइन टिप्पणी का, आप खुद जर्नलिस्ट हैं तो आप समझ रहे होंगे कि किस प्रकार से एक दायित्व बनता है जर्नलिस्ट का, और जो एजेंसी उस समाचार को दे रही है, जनता तक पहुंचाना चाहती है, वो सूत्र के बजाय वो सीधे सीधे कहे। कोई ऐसा तो नहीं है कि कुछ वो इतना गंभीर और हाहाकार मच गया, तो हाहाकार मच गया तो चुनाव आयोग ने पकड़ा, चुनाव आयोग हतप्रभ है और कौन इसको रोक सकता था, किसको देखना चाहिए था।
कहने का मतलब है कि वो इसके पहले के वोटर लिस्ट को एक तरह से फर्जी बता रहे हैं, और उस फर्जी से चुने गए हैं कौन? जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री उसी फर्जी वोटर लिस्ट से चुने गए सांसदों के समर्थन से आज प्रधानमंत्री हैं। और ऐसे ही कई बिहार में जो शासन चल रहा है वो भी इसी फर्जी वोटर लिस्ट से है। तो ये उनको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस प्रकार का ये जो उनका खेल है उससे उन पर कैसे उंगली उठ रही है। जी सर। डॉक्टर साहब, मेरे भी दो सवाल हैं। एक सवाल तो ये है कि हम ये जानना चाहेंगे कि बेशक से संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, हमें उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग ने जो भी इसमें आदेश पारित किया है कि जो भी एक गहन पुनरीक्षण के नाम पर मतदाताओं की एक सूची तैयार की जा रही है, उस पर हम बात करते हैं तो चुनाव आयोग की बजाय बात चली जाती है राज्य की बिहार सरकार या केंद्र की भाजपा सरकार कि साहब इनका कुछ ना कुछ फायदा होगा। इसमें आपको ऐसा क्या लगता है कि इससे जो भी कुछ रिजल्ट निकल कर आएगा उससे बिहार में जो वर्तमान में सरकार है या केंद्र में सरकार है उसका क्या पर्पस हल होगा, उनको क्या लाभ मिलेगा, विपक्ष के जो दूसरे लोग हैं या दूसरे जो कैंडिडेट खड़े होंगे दूसरी पार्टी को उनको क्या नुकसान होगा? ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज जो है वो इस उद्देश्य से निश्चित तौर से किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों को इसका फायदा पहुंचे। हालांकि हो रहा है, इसके क्या परिणाम होंगे यह कहना मुश्किल है, क्योंकि गांव-गांव में लोग इस बात से बहुत ही नाराज हैं और सभी लोग जानते हैं कि गांव में अगर कोई बाहरी व्यक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप घुसपैठिया कर सकते हैं, तो एक गांव में सबको पता होता है कि कौन घर किसका कैसा है। तो वो जान रहे हैं कि ये परेशान जनता को किया जा रहा है, उनके वोटिंग राइट्स, उनके जो मत के अधिकार हैं जो मैं एक बात कहना चाहूंगा। अभी आपने जो बात बोली है बड़ी अहम बात बोली है कि गांव के अंदर हर इंसान को पता होता है कि गांव में कौन आदमी रहता है, कौन कब से रहता है, कौन बाहर से आया है, कौन बाहर से नहीं आया है। इवन जो गांव का प्रधान है, गांव के पुराने लोग हैं, उन सबको पता होता है। ये कोई दिल्ली नहीं है, कोई नोएडा नहीं है, कोई गुड़गांव नहीं है कि बाहर से कोई भी लोग आ गया या कोई स्लम बस्ती बन गई और वहाँ पे कोई रह रहा है। और ये कोई जो बोलते हैं कि घरेलू नौकर वर्ड हम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जो क्या कोई एक नया शब्द मैं माफी चाहूंगा, मेरे मुंह से समझ नहीं पा रहा कहते हैं उसको, जो घर के अंदर हम नौकर से रखते हैं उसके अंदर जो महिला काम करने आती हैं वो अपना नाम हिंदू बताती हैं और लोग कहते हैं कि नहीं कहीं बांग्लादेशी नहीं है तो ना हो। ये सब चीजें मेट्रोपॉलिटन सिटी में चल सकती हैं, लेकिन गांव के अंदर बिहार जैसी जगह में जहाँ के सबको पता होता है, उनको तो ये तक पता होता है कि इनका लल्ला कौन है, इनका पोता कौन है और कितना इनका जो पोता है कितने समय से कहाँ काम के लिए कहाँ से गया हुआ है। ऐसी स्थिति में ये सोच लेना कि कोई बांग्लादेशी आ गया, कोई नेपाल से आ जाएगा, तो बड़ी अजीब सी बात है। तो ओवरऑल जो चुनाव आयोग की मंशा क्या है, इसको चुनाव मतदाता सूची में संशोधन करना है या मतदाता सूची में से वोटरों का नाम काटने हैं, और इससे क्या पर्पस हल हो रहा है इसका चुनाव आयोग का, वो भी तब जब बिल्कुल लिमिटेड समय है। तो ये तो एक सुनियोजित साजिश के तहत किया गया है कि बहुत लिमिटेड समय होगा जिसका नाम कट जाएगा। जब तक वो अपने नाम के जुड़वाने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी भागेगा, हाई कोर्ट भागेगा, लोअर कोर्ट भागेगा या चुनाव आयोग में कोई एप्लीकेशन लगाएगा, तब तक तो चुनाव भी हो चुका होगा। तो कहने का मतलब जिसका नाम आपने काट दिया तो काट दिया। और बिहार के अंदर जैसी जगह में गांव में हर किसी को पता होता है कि कौन हमारा वोटर है, कौन हमारा पड़ोसी है, उसका बच्चा क्या करता है, उसका पोता क्या करता है। इस बात से मैं आपकी बिल्कुल सहमत हूँ जी। और देखिए, ये आपने एक बात कही, एक कैविएट दिया कि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, इस पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए। देखिए, निश्चित तौर से बचना चाहिए और संवैधानिक संस्था का सम्मान होना चाहिए, लेकिन कुछ बातें ऐसी हुई हैं कि लोगों की चिंता और आशंकाएं बढ़ गई हैं। देखिए, आप जान रहे होंगे कि किस प्रकार से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया, 3 बार दिया, और ये कहा कि $21 मिलियन भारत को दिए गए उनके वोटर्स की संख्या बढ़ाने के लिए। अब इस बात का जवाब न प्रधानमंत्री महोदय दिया है, न चुनाव आयोग दिया है। ये $21 मिलियन यानी कि 184 करोड़ रुपया किस मद में कैसे आया, कैसे खर्च हुआ, इसकी कोई लेखा जोखा भारत में नहीं है। पहले तो
भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने ये उड़ाया कि कांग्रेस को मिला था, तो ये उनको बताया गया कि ट्रंप साहब तो हाल में इलेक्ट हुए हैं। तब वो बोले नहीं नहीं, ये पैसा बांग्लादेश में गया है, लेकिन वो ट्रंप साहब ने नाम लेकर कहा कि मेरे मित्र, और उन्होंने प्रधानमंत्री महोदय का नाम लिया। दूसरा, हम लोग एक गंभीर चीज देखे थे जो चंडीगढ़ चुनाव में हुआ था, जिसमें सीसीटीवी में एक प्रकार से चुनावी प्रक्रिया के साथ छेड़छाड़ और मैनिपुलेशन कैद हो गया था, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने उस चुनाव को रद्द कर दिया। लेकिन इसके साथ ही आप देखेंगे कि तुरंत इसके रिएक्शन में जो हमारे चुनाव आयोग है, उन्होंने दो नियम बदले। पहला नियम ये बदला कि जो रिकॉर्ड्स सेव करके रखना चाहिए एक इलेक्शन के बाद, उसका जो एक संवैधानिक समय था एक साल का, फिर उसको ये थोड़ा बहुत कम किए थे, उसको ये घटा के बिल्कुल 3-4 महीने का कर दिया। यानी कि आपको समय ही नहीं मिलेगा कि उन रिकॉर्ड्स को आप जांच कर सकें, उन सीसीटीवी फुटेज को, या किसी प्रकार से वोटिंग की जो प्रक्रिया हुई है उसके जो फॉर्म 17 के तहत जिसकी सूचना देनी पड़ती है, और जिसमें कई बार देखा गया है कि परसेंटेज ऑफ वोट खासतौर से 3 राज्यों में जो हुआ, उसके 11वें दिन उन्होंने उसको संशोधित किया कि जितने परसेंटेज ऑफ वोट पड़े उसमें अचानक से 3-4% बढ़ गए। कहाँ बढ़ा, कैसे बढ़ा, इसका कोई लेखा जोखा नहीं। तो एक जनतंत्र में सबसे प्रमुख चीज होता है लोगों का वोट और वोटिंग अधिकार, और जब उसी को अगवा कर लिया जाए तो ये प्रक्रिया और जनतंत्र पूरे खतरे में रहेगा। इसके पहले से ही हम देख रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाएं खुद निशाने पर है सरकार की। आज वो कह रहे हैं कि विपक्ष संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न उठा रहा है, लेकिन सही बात है कि जितने संवैधानिक संस्थाएं हैं, जैसे नोटबंदी हुआ था तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को करना चाहिए था, लेकिन किसने घोषणा की? सब पूरा देश ने देखा। ये जो पैसे जाने थे जब कोविड हुआ था, जिसको हम लोग पहले से जानते थे प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड, उसके जगह एक एनजीओ टाइप का पीएम केयर फंड बनाकर और उस पैसे को जमा किया गया, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है। इसी प्रकार से बताया गया है जी, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के, उसमें किस पार्टी ने और कितना उनको मिला और किन लोगों से मिला और उनके लिए उन्होंने किन चीजों को किया। एक तरह से जो जिसको क्राइम में कहते हैं कि किसी प्रकार से लोगों को डरा धमका के पैसे वसूलना, उस प्रकार की प्रक्रिया की गई। और पूरे के पूरे देश में हजारों करोड़ रुपए के प्रत्येक जिला में भारतीय जनता पार्टी की दफ्तर है, और दिल्ली में जो दफ्तर है वो ऐसे शानदार है कि कोई 5 स्टार होटल भी संभवतः मुहैया नहीं करा सके। ये पैसे कहाँ से आए, उसका कोई आरएसएस जैसी संस्था जो अनरजिस्टर्ड, उसका जो हेडक्वार्टर बना है दिल्ली में, वो किस और कितने मंजिलों का, और उसमें कितने, एक तो सबसे बड़ी बात है कि ये सारे मापदंड जो है जो एनवायरनमेंट के हैं, चूंकि वो एरिया जो है अरावली हिल्स का एरिया है और इसमें एक निश्चित फ्लोर के ऊपर नहीं बनाया जा सकता है, सभी को ताक में रख के किया गया है। तो ऐसी स्थिति में बिहार की जनता के सामने बड़ी शंका है। और जो आपने कही कि गांव में सिर्फ ये नहीं है कि लोग जान रहे हैं, लोग ये भी समझ रहे हैं कि किन लोगों के वोट्स पर को संभवतः रोक दिया जाएगा। और ये ऐसी बात नहीं है कि वहाँ एक किसी भी पार्टी का कोई भी समुदाय, जाति या जो एक वोट बैंक है उसको मान लिया जाए कि उसी की होती है। कई बार कैंडिडेट्स जो होते हैं उसके समुदाय के होते हैं, तो लोग उसी कैंडिडेट को देते हैं, भले पार्टी कोई हो। तो सभी लोग इससे प्रभावित होंगे और हो रहे हैं। और आप देखिए जो ग्राउंड जीरो में जितने लोग वहाँ से फीडबैक लेकर और जो यूट्यूब पे वीडियो दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये है कि जो हालात इस समय बिहार में बने हुए हैं, बेशक ये आदेश या निर्देश या ये योजना या ये कार्य है, जो भी कुछ है वो चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग को हम संवैधानिक संस्था कह देते हैं, लेकिन संवैधानिक संस्थाएं पे हम उंगली उठा सकते हैं, नहीं उठा सकते हैं, अभी सबको पता है कि
कि ये बातें वो गई की संवैधानिक संस्था है। पहले भी हमने देखा है कि राष्ट्रपति ने भी कभी क्या किया है, कुछ राज्यों के राज्यपालों ने भी क्या किया है, खूब उंगली उठती है। वो जमाना 20 साल पहले, 50 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले नहीं था। यहाँ तक भी स्थिति है कि क्रिमिनल केस है और वो राज्यपाल हैं, उनके साथियों के पर मुकदमा चला, लेकिन इस पे लिए मुकदमा नहीं चला। क्यों? क्योंकि अब ये राज्यपाल हैं और जब तक राज्यपाल हैं इन पे मुकदमा नहीं चल कर दिया गया था। ये तक भी स्थिति है कि कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि राज्यपाल भी कभी क्रिमिनल केस में होंगे। तो ठीक है, जब ये बने हैं नियम, उस समय नियम अलग थे, लोगों का व्यक्तित्व अलग था, उनकी निष्ठा अलग थी, उनकी सच्चाई अलग थी। उनको हम सोच भी नहीं सकते थे कि कोई इस प्रकार के संवैधानिक पद पे बैठ के गलत कामों में लिप्त होगा। तो तब के नियम अभी भी चले आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, जो चुनाव आयोग ने भले ही ये किया हो, लेकिन जनता के मन में यही है कि जो भी कर रही है ये राज्य सरकार कर रही है और केंद्र सरकार कर रही है। अगर ओवरऑल आपसे बात की जाए तो हम क्या मान के चलें कि जो चुनाव का रिजल्ट आएगा उस पर कितना ज्यादा असर पड़ेगा बिहार की वर्तमान सरकार पर और केंद्र की सरकार पर, जिस प्रकार से बिहार की जनता इस टाइम परेशान घूम रही है। अगर चुनाव सही ढंग से हो, यानी कि फ्री एंड फेयर पॉल्स हो, तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों का सत्ता में आने की कोई गुंजाइश ही नहीं बनती। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि जो परिस्थिति अभी है वो भी एक फ्री एंड फेयर पॉल ही है। इस परिस्थिति में भी जो स्थिति है बिहार में, क्यों ये कवायद करनी पड़ रही है? इसलिए कि उनको फीडबैक है कि ये जो सरकार चल रही है, जिसपे रोज क्राइम इतने हो रहे हैं, रोज भ्रष्टाचार का ये स्थिति है कि जो भी पुल बनता है अगले दिन गिर जाता है। लोग पुल के नीचे जाने से डरते हैं या ऊपर से गुजरने में डरते हैं। उस राज्य में जो परिस्थिति अलग अलग समुदायों की हत्या और बिजनेसमैन से लेकर आम लोगों के बीच में रोज हो रही है, वैसी स्थिति में बिहार की हर समुदाय, हर वर्ग की जनता जो है इस सरकार के विरुद्ध है और वो अपना वोट इनके विरोध में ही देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जब देखा जाएगा कि चुनाव परिणाम में क्या हुआ है, उससे एक प्रकार से चिंतित होकर ये सारी कवायद की जा रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि बिहार की जनता को अभी तक किसी ने भी एक तरह से उस प्रकार से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश अगर की हो तो जनता ने भरपूर जवाब दिया है। बिहार क्रांति की धरती है। बिहार से क्रांति निकली है। जब 1974 में भी आंदोलन शुरू हुआ था तो गुजरात और बिहार के, और ख़ास तौर से बिहार के छात्रों ने ही गांधी मैदान से ही ललकार मिली थी। कांग्रेस पार्टी को भी मुंह की खानी पड़ी थी। हालांकि 3 साल बाद श्रीमती गांधी फिर सत्ता में लौटे, लेकिन ये परिस्थिति जरूर होती है। और 1991 में भी जो मंडल कमीशन को लेकर एक आंदोलन शुरू हुआ, वो भी बिहार में और बीपी मंडल के गांव से ही शुरू हुआ। तो ऐसी परिस्थिति में जो ये हाल है अभी, और ख़ास तौर से वोटिंग अधिकार को लेकर, इसमें ये लगातार प्रयास कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं, 3 दिन पहले जो एक स्टाइपेंड लोगों को मिलता था 400 रुपये का, उसको बढ़ाकर 1000 करके और रातों रात सबके बैंक अकाउंट में दिए गए, ये बताने के लिए कि हम अपने वायदे को रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ये कहा जाएंगे क्योंकि इन्होंने छात्रों से वायदा किया था कि हम आपके जो फीस है, जो ये छात्र जाते हैं कैपिटेशन फ़ी के मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग कॉलेजेस, खासतौर से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में, उनके फीस को हम देंगे। 1 साल तक सरकार ने दिया और दूसरे साल से बंद कर दिया, जिसकी स्थिति ये थी कि छात्रों को या तो भागना पड़ा, कुछ छात्र उसमें से हाउस अरेस्ट करके रखे गए कि जब तक पैसे नहीं दोगे तो नहीं छोड़ेंगे, और कुछ ने फिर मजबूरी में किसी तरह पैसे का इंतजाम करके अपने पढ़ाई को जारी रखा। ये सारे एक और मैं बता दूं सर कि जो SC ST के स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप थे वो भी पिछले 5 साल से बंद। अब आखिरी सवाल है, फिर इसके साथ हम इस चर्चा को समाप्त करें कि जो भी ओवरऑल आपका कंक्लूजन क्या है, और जो जिस प्रकार से आपाधापी के अंदर, जल्दबाजी के अंदर वोटर्स की जो है गहन पुनरीक्षण जो एक प्रक्रिया है वो की जा रही है, इसका ओवरऑल रिजल्ट आप क्या मानते हैं, जिसको कि हम बोलेंगे कि ये आपका एक कंक्लूजन होगा?
किसी भी पार्टी के चुनाव जीतने और हारने से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये देश का प्रश्न है, राष्ट्र का प्रश्न है, संविधान का प्रश्न है और लोकतंत्र का प्रश्न है, जनता के अधिकारों का प्रश्न है। और लोकतंत्र की जो सबसे अहम बात होती है वोटिंग राइट्स, उसका प्रश्न। तो मेरे हिसाब से ये जनता को भी समझना होगा और जो तमाम लोग जो एक नैरेटिव गढ़ते हैं उन लोगों को ये समझना होगा कि इससे जो भी कर रहे हैं उससे देश का ऐसा नुकसान होगा जिसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल होगा। बेहतर ये होगा कि आप पूरे के पूरे संवैधानिक तौर तरीके से चुनाव होने दें। जो भी जीतेगा हारेगा ये जनता के आदेश पर, जनादेश पर निर्भर होना चाहिए, न कि किसी चुनावी हथकंडे या चुनावी मैनिपुलेशन। जिस डॉक्टर साहब आपसे चर्चा करके बहुत अच्छा लगा। जल्द ही दोबारा से बहुत जल्द ही किसी नए मुद्दे पे आपसे चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जी सर, शुक्रिया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।